हाँ, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाए, लेकिन आज अपन मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात, आज संडे भी है तो थोड़ा वीडियो बड़ा ही बनेगा तो अच्छी बात है। दूसरी बात, आज आपको संडे को रिवीजन करना है पूरे मुगल का, क्योंकि आज आपको दोपहर में 4-5 बजे तक एक टेस्ट होने वाला है आपका, जो मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन आएंगे आपके, मुगल एम्पायर से। पूरा मुगल एम्पायर पढ़ना है, तो आज का वीडियो पढ़ोगे तब जाके मुगल कंप्लीट होगा, ठीक है। क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले हैं जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, तीनों पढ़ने वाले हैं। फिर उनका एडमिनिस्ट्रेशन की प्रशासन पढ़ने वाले हैं। तो ये 3-4 जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं आज, इनको अच्छे से रिविजन कर लेना। पूरा दिन आपके सामने पड़ा है, क्योंकि वीडियो तो आपको 8 बजे मिल गया, तो पूरा इसको रिवीजन अच्छे से करना। टेस्ट में जैसा पिछला वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस किया, बहुत शाबाश, वेरी गुड, वैसा के वैसे मार्क्स आपको इसके अंदर लेके आने। ये टेस्ट नहीं, ये रिवीजन है, एक ये 90+ का एक जरिया है, ठीक है। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उससे डबल आपको मेहनत करनी है, और मेरी मेहनत का आपको फ़ायदा पूरा उठाना है, ठीक है। अच्छे से मेहनत करना। अब मैं बात करता हूँ 1-2 कमेंट की। कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि सूर साम्राज्य के बारे में बताओ। तो देखो, सूर एम्पायर या सूर साम्राज्य की मैं बात बता दूँ कि 1539 के अंदर युद्ध हुआ था, आपको पता है, चौसा का। उसके बाद में 1540 के अंदर भी 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी, ठीक है। तो 2 लड़ाइयाँ हुमायूं से हुई थी, सूरसा की, ठीक है। और यहाँ पर दोनों ही लड़ाइयों के अंदर सूरसा जो हैं वो, यानी शेरशाह सूरी जिसने टाइटल ले लिया था, दोनों ही लड़ाइयों में वो हुमायूं को हरा देते हैं। पूरी बात सुन रहे हो? हुमायूं यहाँ पर दोनों लड़ाई में हार जाता है। 1540 लड़ाई के बाद में तो हुमायूं भाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ 1540 की लड़ाई में भाग जाता है, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे 1555 के अंदर, जुलाई 1555 के अंदर हुमायूं वापस दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लेता है। तो इसका मतलब ये कि 1539 से लेकर 1555 के बीच का जो टाइम पीरियड है, ये सूर साम्राज्य का रहा था, सूर एम्पायर का रहा था, ठीक है ना। ये जिसके अंदर शेरशाह सूरी एक ही शासक हुआ था। उसके बाद में ये सूर साम्राज्य ज़्यादा प्रोग्रेस में नहीं आ पाया, क्योंकि मुगलों का राज हो गया। उसके बाद में लाइन वाइज आगे से आगे राजा आते रहे। जैसे हुमायूं आ गया, हुमायूं के बाद में अपने पढ़ा था अकबर आ गया, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां, शाहजहां के बाद में औरंगजेब, है ना। तो इस तरीके से आते चले गए। तो ये कन्फ्यूजन मेरे हिसाब से आपके दूर हो जाना चाहिए कि ये जो सूर एम्पायर हैं वो कब से कब का टाइम पीरियड था। अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोटी सी बात आपकी लिखी हुई है, लेकिन वो इनके बीच के अंदर आपके इसमें आया हुआ है, ठीक है। यानी कि हुमायूं के साथ में ही मुगलों के बीच में सूर एम्पायर आ गया था। थोड़ा 10-11 साल हो गए लगभग, ये 10-11 क्या 15-16 साल हो गए लगभग, ठीक है। ये इनका एक टाइम पीरियड मान लो आप, ठीक है, ये था। और आज अपन अब स्टार्ट करने वाले हैं जहांगीर से, ठीक है। तो बहुत ही शानदार स्टोरी टाइप में वही सिस्टम अपना, पहले स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद में अपन उसका टाइम पीरियड वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं, उनके नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, फिर बता दूं। और मौका है हिस्ट्री सीखने का, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है आपका, अच्छी आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं जहांगीर। ओके, हाँ, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं जहांगीर। टाइम पीरियड तो समझ में आ गया होगा, 1605 से लेकर 1627 तक। इसकी पहले पूरी स्टोरी सुनाता हूँ आपको, और स्टोरी अगर दिमाग में फिट हो गई तो बस ये सब कुछ ईजी लगेंगे आपको। स्टोरी सुनो कि एक्चुअल में जो जहांगीर और राजा बना कैसे। देखो, अकबर के इस जहांगीर के अलावा 2 बेटे और थे, दानियाल और मुरीद। क्या नाम था? दानियाल और मुरीद। सुनना है सिर्फ, क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन स्टोरी जब तक समझ में नहीं आएगी, जब तक इसका कोई मतलब नहीं है। लाइन खींचते रहो, नहीं जो बोर्ड पर पढ़ाते हैं ना लोग, बस लाइन खींच दिए, बच्चे खुश है, बस वही नोट्स बनेंगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए स्टोरी सुनो। तो दानियाल और मुरीद 2 बेटे थे, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि दानियाल और मुरीद की मौत हो जाती है, ठीक है। तो उनकी मौत होने के बाद में फिर लास्ट में जहांगीर ही बचता है। और हालांकि अकबर भी जहांगीर के कोई उत्तराधिकारी मानता है, और मानना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट के अंदर जहांगीर ही बच जाता है। तो इस वजह से जहांगीर बन जाता है राजा, क्योंकि एक ही बेटा बचा था, बाकी 2 बेटे मर चुके थे अकबर के। तो ये 1605 के अंदर राजा बन जाता है, क्योंकि 1605 के अंदर अकबर की मौत हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि एक्चुअली स्टार्टिंग की थोड़ी स्टोरी पे पीछे चलते हैं अपन, कि जब ये जहांगीर था ना, ये क्या है कि जैसे थोड़ा एज में हो गया था, मतलब यंग हो गया था, तो इसको राजा बनने की या शासक बनने की बड़े उतावला हो रहा था ये। तो इसने अपने पिता अकबर से ही, ये जहांगीर है ना, इसने अकबर से ही विद्रोह कर दिया था, ठीक है। अकबर के विद्रोह का मतलब अकबर से लड़ाई लड़ ली थी, और एक छोटा मोटा विद्रोह इसने कर दिया था। हालांकि अकबर उस विद्रोह को दबा देता है, और फिर ये छोटी सी एक बात थी, ठीक है, विद्रोह कर देता है, क्योंकि इसको सत्ता चाहिए। कि अकबर बहुत दिनों तक रहा था, लगभग 50 साल अपने पढ़ा था, तो ये चाहता था कि ये कब मरेगा, नहीं तो फिर मैं तो फिर मतलब क्या रहेगा, मैं कब शासक बनूंगा। तो ये थोड़ी इसके लिए उसने अपने पिता से विद्रोह कर दिया, ठीक है। ओके, वो बात पास्ट की, थोड़ी पीछे की थी। फिर इसके बाद में क्या था, अब थोड़ी सी एक जहांगीर की एक छोटी सी लव स्टोरी है, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो सारी बातें समझ में आएगी। क्या था कि जो जहांगीर है, अकबर के दरबार के अंदर जब ये जहांगीर 15-14 साल का था,
तो अकबर के दरबार के अंदर एक नृत्यांगना थी, एक डांसर थी जिसका नाम था अनारकली। अगर आपने मुगल आजम मूवी देखी है, हालांकि बहुत पुरानी मूवी है, अगर वो देखिए तो बहुत बहुत उसके अंदर सारी स्टोरी है, थोड़ी आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो वो जो अनारकली नाम की नृत्यांगना या डांसर थी, उससे एक्चुअली जहांगीर को क्या हो गया, लगाव हो गया। ठीक है, जहांगीर को उससे प्यार हो जाता है और जहांगीर उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस अनारकली के साथ में स्पेंड करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसी के साथ बिताता है। और ये चीज़ अकबर को पसंद नहीं आई, है ना, ये चीज़ किसी पेरेंट्स को पसंद नहीं आएगी, तो अकबर को ये चीज़ पसंद नहीं आई। और अकबर ने फिर इसके लिए क्या करा, उस अनारकली को यहाँ से निकालना ज़्यादा बेटर समझा, ताकि जहांगीर को उससे अलग किया जा सके। ठीक है, तो जहांगीर ज़्यादा समय बिताने लगे था उसके साथ में, तो फिर इस अनारकली को ये जो जहांगीर है, सॉरी वो अकबर है, वो अनारकली को यहाँ से निकाल देता है, अपने दरबार से निकाल देता है, इवन अफगानिस्तान की तरफ बहुत दूर भेज देता है, ताकि इन दोनों के बीच में कभी मिलन ना हो, क्योंकि वो तो 14-15 साल का था, तो ज़्यादा कैसे मिलन होगा, उससे उतना वो नहीं होता था। तो फिर इनके बीच में, ठीक है, इनका अलग हो गई दोनों, जहांगीर यहाँ रह गया और वो अनारकली उधर भेज दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ही 1605 के अंदर अकबर की मौत हो गई, तो उसके बाद में जहांगीर राजा बन गया। तो शासक बनने के बाद में इसको पता चला कि अनारकली की तो मौत हो चुकी है ना, लगभग उसको थोड़े दिन बाद में पता चला कि अनारकली की तो मौत हो चुकी है। तो फिर इसको बड़ा दुख हुआ, और उसकी याद में इसने मकबरा भी बनवाता है। ये मकबरा लाहौर के अंदर बनवाता है, ये लाहौर के अंदर उसकी याद में एक मकबरा बनवाता है अनारकली की याद में। और उस मकबरे के ऊपर लिखवाता भी है, ये एक बात लिखवाता है, एक लाइन लिखवाता है कि अगर मुझे अनारकली से मिलने के लिए एक दिन की भी मोहलत मिलती, समझ पा रहे हो, उसने क्या लिखा है कि अगर मुझे अनारकली से मिलने के लिए एक दिन की भी मोहलत मिलती, तो मैं अल्लाह का क़यामत तक पहुँचने का मतलब है कि उसको जैसे अपन कहते हैं स्वर्ग में जाना, वैसे क़यामत में पहुँचने तक का मैं अल्लाह का शुक्रगुजार होता, यानी कि ये इसके मन में ही रह गई, ये नहीं मिल पाया। तो ये बात उस मकबरे पे लिखवाता है, और उसकी याद मकबरा भी लाहौर के अंदर बनवाता है। ठीक है, ये छोटी सी एक स्टोरी थी। फिर इसके बाद में क्या करता है, ये जो जहांगीर है वो खूब शादियाँ करता है, शादियाँ खूब करता है उसके बाद। तो इसने पहली जो शादी करी, वो शादी करी राजपूत राजा जो भगवंत दास है, भगवंत दास की बेटी, अपने राजस्थान के भगवंत दास थे, आमेर के, जयपुर के आमेर के, कछुआ राजवंश में से। लेकिन वो आपको इतना समझना है कि भारमल की बेटी थी मानबाई। उस मानबाई से जहांगीर शादी कर लेता है। ठीक है, मानबाई से शादी हो जाती है और उनसे एक बेटा होता है। पूरी बात सुनना, मानबाई से जहांगीर शादी करता है और उनसे इनके एक बेटा होता है जिसका नाम है खुसरो। पूरी बात सुनना, बेटे क्या नाम था, खुसरो। खुसरो नाम का बेटा जहांगीर और मानबाई से होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या करता है जहांगीर, चलो ठीक है खुसरो हो गया। अब ये जो मानबाई है ना, अब खुसरो क्या नाम, ये जहांगीर जो है ना वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है और बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है। इससे मानबाई बहुत दुखी हो जाती है और मानबाई दुखी होके इस जहांगीर की इन हरकतों से दुखी होके मानबाई मर जाती है, सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। तो मानबाई इसकी हरकतों से तंग आके मर जाती है और ये चीज़ इस खुसरो को बड़ी चुभती है कि मेरी माँ जो मरी है उस जहांगीर की वजह से मरी है। इसलिए ये कुछ दिनों बाद में क्या करता है खुसरो इस जहांगीर के खिलाफ मतलब आक्रमण कर देता है या फिर छोटा मोटा वो विद्रोह कर देता है। लेकिन जहांगीर तो बड़ा राजा था, तो इसने उसके विद्रोह को दबा लिया। दबा के इस खुसरो को 1 साल के लिए, साल भर के लिए जेल के अंदर कैद कर दिया। ठीक है, लेकिन कैसे कर करा के साल भर बाद में उसको छोड़ा, तो इस साल भर बाद निकलते ही फिर विद्रोह कर देता है। कौन, ये खुसरो। साल भर छोड़ने के बाद फिर जहांगीर के खिलाफ ये विद्रोह कर देता है। तो अब यहाँ पर जहांगीर तंग हो जाता है कि वो फिर विद्रोह कर रहा है, तो तंग हो जाता है और उसको इतना बुरा लगता है कि इस खुसरो को बिठा के, किले में बिठा के दोनों आंखें निकला देता है। जहांगीर की दोनों आंखें निकला के अंधा कर देता है। सॉरी, जहांगीर खुसरो की दोनों आंखें निकला के जहांगीर उसको अंधा करके पटक देता है जेल के अंदर कि पड़ा रहे। तो अब इसको अंधा करके पटक देगा। ठीक है, अब ये पड़ा रहेगा, लेकिन इसका कोई फिर तो क्या, अंधा इंसान तो क्या कर सकता है, तो ये पड़ा रहता है वहाँ पर। अब इस चीज़ का क्या होगा कि जो जहांगीर है, अब एक और शादी जहांगीर करता है। पूरी बात सुनना, ये मानबाई से कर ली, अब एक और शादी करता है जहांगीर, और वो शादी करता है जगत गोसाई से। जगत गोसाई ये भी अपने मारवाड़ की महारानी मतलब राजा की बेटी है।
तो जगत गोसाई से जो एक्चुअल में जोधाबाई है, समझ पा रहे हो, एक्चुअल में जो जोधाबाई है ना, जो वहाँ अकबर के साथ दिखाया जाता है वो बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में जो जगत गोसाई है वो जोधाबाई है, उससे ये शादी करता है। और उस जगत गोसाई या फिर जोधाबाई से इसके बेटा होता है जहांगीर के खुर्रम। पहली बात सुनना पूरी, खुर्रम जो आगे जाके शाहजहां कहलाएगा, पूरी बात सुनना। इस जगत गोसाई या फिर जोधाबाई से बेटा होता है जहांगीर के, जो खुर्रम या फिर आगे जाके शाहजहां के नाम से जाना जाएगा, ये होता है। और अब यहाँ पर जो ये बेटा होता है, और ये खुसरो से तो छोटा है, क्योंकि खुसरो तो मानबाई से पहले हो गया था इसका। तो अब यहाँ पर जो एक खुर्रम होता है ना, इस खुर्रम को इस चीज़ का पता चलता है कि इस खुसरो की दोनों आंखें तो निकलवा दी जेल, लेकिन वो जेल के अंदर भी जिंदा है। ये खुसरो या खुर्रम या ये खुर्रम या शाहजहां जो है, ये खुर्रम, इस खुर्रम को इस चीज़ का पता चलता है कि वो भी जिंदा है और वो मेरे से बड़ा है, भाई ये से बड़ा है। और जो बड़ा होगा वो जस्ट इस जहांगीर के मरते ही राजा बनेगा, उत्तराधिकारी है। और इसलिए खुर्रम क्या करता है, उन कैदियों को कैसे करके एडजस्ट करके सेटिंग करके पैसे देके इस खुर्रम ने इस खुसरो को मरवा देता है। तो खुसरो का चैप्टर क्लोज हो जाता है। खुसरो को खुर्रम या शाहजहां मरवा देता है और इसके बाद में ये खुर्रम या शाहजहां राजा बन जाता है, क्योंकि बड़ा ये था तो ये खत्म, इसके बाद में फिर इसी का नंबर आता है, ये था तो ये इसका बाद में राजा बन जाता है। इसके बाद में ये, चलो दोनों की स्टोरी समझ में आ गई आपके। इसके बाद में जहांगीर फिर एक और शादी करता है। अच्छा, शादी से पहले एक बात और बताऊं, यहाँ पर जो एक खुसरो सेकंड विद्रोह करेगा ना जहांगीर से, दूसरी बार जब विद्रोह करेगा साल भर जेल छोड़ने के बाद, तो यहाँ पर खुसरो है ना, वो जो सिखों के गुरु हैं अर्जुन देव जी, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाएगा। और अर्जुन देव जी ने इसको आशीर्वाद दिया। भाई सीधी सी बात, हर कोई गुरु या फिर अपन किसी पंडित जी के पास जाते हैं, आशीर्वाद हर कोई देता है कि हाँ ठीक है आपका काम सफल होगा जो भी। तो इन्होंने आशीर्वाद दे दिया। इस चीज़ का जहांगीर को पता चल गया कि जो ये खुसरो मेरे खिलाफ विद्रोह करने आया था, इसको गुरु अर्जुन देव जी ने इसको आशीर्वाद दिया था। अब इस चीज़ का पता चलते ही जहांगीर अर्जुन देव जी को कहता है कि या तो आप फाइन भरो। फाइन मतलब बहुत बड़ा फाइन होता है, जो खैर फाइन ही होता है। तो फाइन का मतलब कि आप भाई कुछ पैसे दे दो, आपको ये चालान लगेगा कि आपने ये कैसे कर दिया मेरे होते हुए, और या फिर आपको मौत की सज़ा होगी। अब गुरु थे वो, उन्होंने कहा कि मैं तो भाई मेरा तो काम है आशीर्वाद, गुरु कोई भाई मुझसे उससे बात करना क्या दिक्कत है, मैं तो तेरे कोई फाइन वाइन नहीं दूंगा, चाहे तू तेरे जो मर्जी कर ले। तो फिर अर्जुन देव जी को इसने जहांगीर ने फांसी की सज़ा दे दी और उनको फांसी दे के मरवा दिया। ये इस वजह से मरवाया था क्योंकि खुसरो को उन्होंने आशीर्वाद दिया था। ये बात समझ में आ गई, ये भी अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में फिर ये 1611 के अंदर शादी और करता है। हाँ हीरा, 1611 के अंदर फिर शादी करता है जहांगीर। वो करता है एक विडो, यानी कि विधवा महिला थी, ठीक है, विधवा से विवाह करता है और उसको उपाधि भी देता है, नूर महल की या नूर जहां की उपाधि देता है। मेरुनिसा नाम की विधवा महिला थी, ठीक है। ये अफगान था, कोई सूर अफगान, उसका शेर अफगान था, उसकी ये वाइफ थी। वो मर जाने से ये विधवा से शादी कर लेता है और उसको बाद में जाके कुछ उपाधियाँ भी देता है। तो ये कुछ इसकी स्टोरी है। मेरे हिसाब से आपको स्टोरी अगर समझ में आ गई तो लाइन वाइज हर चीज़ समझ में आ गई होगी कि गुरु अर्जुन देव जी क्यों मरवाया या फिर इसने क्या क्या ये चीज़ें करी। तो ये स्टोरी एक इमेज माइंड के अंदर बनना ज़रूरी है। इसके बाद में शाहजहां बन जाता है तो अपन आगे एक शाहजहां की छोटी सी स्टोरी फिर लेते हैं, ठीक है। अब अपने कोर्स में क्या हो, 2-4 बातें अपन लिख लेते हैं, इनके बारे कुछ जाएगा नहीं क्योंकि आपका लेवल तो इतना ही है, ठीक है। चलो, जहांगीर 1605 में राजा बन गया था, 1627 में उसकी मौत हो गई। तो अब देखो अच्छा एक बात और बताना भूल गया मैं। अब देखो, भले ही इस जहांगीर जो हैं, जहांगीर का पिता था अकबर, समझ गए। अब देखो, जहांगीर खुद बेटे ने अकबर के खिलाफ मतलब कि विद्रोह कर दिया था, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये सोचो कि अकबर के कोई संतान मतलब बेटा नहीं हो रहा था। इसलिए अकबर ने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे मन्नत मांगी थी कि मुझे कोई पुत्र दो, बेटा दो। तब ये ऐसा निकम्मा जहांगीर पैदा हुआ, ठीक है। तब ये ऐसा पैदा हुआ और इसने उसी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो जब वो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे इसने मन्नत मांगी थी तो उनका नाम था शेख सलीम चिश्ती, इसलिए इसका नाम भी सलीम रख दिया इन्होंने। मेरी बात समझ रहे हो, एक्चुअल नाम तो जहांगीर है लेकिन सलीम नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उसने उनकी दरगाह पे जब मन्नत मांगी थी शेख सलीम चिश्ती की, और इस वजह से उनका नाम भी इन्होंने बचपन में सलीम ही रख दिया था, ठीक है। ये थी इसकी स्टोरी। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं।
कि शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम सलीम रखा गया। 1599 ईस्वी में सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कब कर दिया था? 1599 में, टाइम पीरियड याद रख लेना। तो ये इसने विद्रोह कर दिया था। सलीम रिवोल्टेड अगेंस्ट अकबर इन 1599 AD। लेकिन क्या करा था? अबुल फजल को भेजा था, समझ रहे हो? अबुल फजल को भेजा था अकबर ने, कि अकबर द्वारा दमन के लिए भेजे गए अबुल फजल का 1602 में इसने वध कर दिया। सलीम जो था जहांगीर, इसने क्या करा? विद्रोह किया था। तो अकबर ने क्या करा था? इसको विद्रोह को दबाने के लिए जो अबुल फजल वही है जो मैंने आपको बताया था ना, वो जो पुजारी था, तो ये अबुल फजल 1602 के अंदर जैसे ही जहांगीर को समझाने के लिए गया, जहांगीर ने उसको सल्टा दिया, तो ये 1602 के अंदर उसको मार दिया। बट जहांगीर गॉट द हिम असैसिनेटेड, ठीक है, यानी उसको मार दिया और वध कर दिया। वध करने का मतलब था मार दिया। उसके बाद में 1605 में आगरा के किले में सलीम ने, सलीम कौन? जहांगीर, बचपन का नाम था इसका, तो सलीम ने नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह, ये उपाधि वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आएगी। इसने एक उपाधि ली थी जैसे ही 1605 में राजा बना ना, आगरा के किले के अंदर राजा बना था, बैठा था, और उसने अपने आप को उपाधि दी, टाइटल दिया नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह। नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण करके मुगल की सत्ता पे बैठा या फिर मुगल सत्ता संभाली। इन 1605 जहांगीर गेन द टाइटल ऑफ नूर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह एंड ऑक्यूपाइड द मुगल थ्रोन एट आगरा फोर्ट। ठीक है, इसके बाद में अर्जुन देव जी की हत्या कर दी, मैंने आपको बताई दिया रीजन। ठीक है, उसने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। ही गॉट द सिख गुरु अर्जुन देव सेंटेंस्ड टू डेथ। और 1611 के अंदर जहांगीर मेरुनिसा नाम की विधवा से शादी कर लेता है, और उसकी उपाधि जो देता है ये भी इंपॉर्टेंट, नूर महल नूर जहां की उपाधि देता है। ध्यान रखना, इस मेरुनिसा नाम की विधवा से शादी करके इसको क्या उपाधि दी, तो आप लिखेंगे नूर महल नूर जहां की उपाधि दी। टाइटल क्या दिया था? 1611 जहांगीर मैरिड ए विडो मेहरुनिसा एंड गेव हर द टाइटल ऑफ नूर महल नूर जहां। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में ये भी आएगा। फिर एक छोटी सी बात और है कि इसकी मैंने कहा था ना कि जब भी कोई बाहर का विदेशी कोई यात्री अगर किसी राजा के दरबार में जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनको ऐसा कुछ लगता है कि वाकई इस राजा में कुछ है खास बात, तभी वो उनके ये सोच के ही जाते हैं। और जो भी विदेशी कोई आदमी आता है उसका हिस्ट्री में नाम लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो आपको भी अलग से इसको लर्न करना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो पूछा जाता है, आपके भी आ सकता है क्योंकि कोर्स में दे रखा है। ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंग्स, मतलब इंग्लैंड के थे, और एक था सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंग्स, ये उसके दरबार में आए थे और 1627 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, मैं जितने भी कुछ स्टूडेंट पूछते हैं इसकी मौत कब हुई थी, मौत जो वही है जो लास्ट ईयर है, बस वही होता है बहुत बेसिकली। फिर मैं लिख दिया जहांगीर डाइड इन 1627 AD। तो ध्यान रखना, ब्रिटिश एम्बेसडर कैप्टन हॉकिंग्स एंड सर थॉमस रो विजिटेड हिज कोर्ट, ये इसके अंदर दरबार में आए थे, और जहांगीर की मृत्यु 1627 के अंदर डेड हो गया था, मर गया था। ये छोटी सी इसकी स्टोरी, 5-6 बातें हैं, इजीली याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी, इनके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। कुछ अलग मत पढ़ लेना, कभी याद नहीं होगा, ये और है, ये कर लोगे तो मुझे बता देना, यही बहुत है। ठीक है, अब अगला है शाहजहां। जिसका बचपन का नाम खुर्रम था, मैंने कहा था खुर्रम, ठीक है, बचपन का नाम खुर्रम था, जो जोधाबाई से पैदा हुआ था, तो इसका बचपन का नाम खुर्रम था। और 1612 में इसका विवाह, देखो वैसे किसी भी राजा का विवाह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता और आपके भी नहीं आता, लेकिन ऐसे कुछ खास है जिनको इन्होंने उपाधि दी, टाइटल दी, और आगे जाके बहुत बड़ा उनका कुछ, जैसे इसने ताजमहल बनवाया था, इसलिए ऐसी चीज़ लिखनी ज़रूरी होती है। बाकी शादी और मौत कभी एग्जाम में नहीं आती, लेकिन ऐसे वाली आएगी, क्योंकि जैसे यहाँ नूरजहां की टाइटल दिया था, आएगा, ये ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसके बचपन का नाम खुर्रम था, मैंने बता दिया। 1612 में इसका शादी हुई थी आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो। देखो एक्चुअल में इसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है, जो मुमताज महल के नाम से जानी जाती, पता है ना, मुमताज महल, ताजमहल बनवाया था इसकी याद में, वही, उसके साथ में इसकी शादी हुई थी। और 1628 के अंदर आगरा में इसका राज्यारोहण हुआ था। बताता हूँ अभी 1-2 बातें। ही चाइल्डहुड नेम वॉज खुर्रम। इन 1612 AD ही मैरिड आसफ खान्स डॉटर अर्जुमंद बानो बेगम, या फिर मुमताज महल के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, सुना भी होगा मुमताज महल की याद में ताजमहल बनाया गया, बस वही है। उसका एक्चुअल नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, और ही वॉज कॉर्नेटेड टू आगरा इन फरवरी 1628 AD। 1628 फरवरी के अंदर, फरवरी 1628 के अंदर ये राज्यारोहण करता है, मतलब कि राज्याभिषेक करता है, उस गद्दी पे, राजा गद्दी के ऊपर बैठ जाता है 1628 में। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। अब मैं बताता हूँ कि ये जो है आपका आसफ खां,
ठीक है। ये आसफ का है ना, ये आसफ का नूरजहां का भाई है। देखो कहाँ, ये मेहरुन्निसा है ना, मेहरुन्निसा जिसने जहांगीर ने शादी करी थी, ये इसी का भाई है आसफ का, इसकी ये बेटी है। समझ में आ गई? ओके, ये ध्यान रखना, नूरजहां जो नूरमहल इसका ये भाई था आसफ का, और इसकी बेटी थी ये मुमताज़, इससे ही शादी कर लेता है। नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको, तो कोई भाई भाई तो लिख के तो आना है नहीं वहाँ पर, ठीक है। अब शाहजहाँ के बारे में 2-4 बातें और लिखेंगे अपन, ठीक है। हाँ, तो शाहजहाँ में कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं थोड़ा, कि शाहजहाँ ने अच्छा उसकी मुमताज़ की याद में ताजमहल बना दिया था, वो बात ठीक है। और कुछ ये गलत फहमी स्टोरी भी चलती रहती है कि उसने जो ताजमहल बनाए थे उन कारीगरों के हाथ काट दिए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी इतिहास में कहीं भी हिस्ट्री में कहीं नहीं लिखा हुआ है, उसके आपको इग्नोर करना है। क्योंकि देखो, राजा अगर उस टाइम पर राजा अगर आदेश कर देता था ना, वही बहुत है। अगर वो राजा ने कह दिया कि ऐसा ताजमहल या फिर ऐसी बिल्डिंग कहीं मत बनाना, तो कारीगर की हिम्मत पड़ती है कि वो काम कर लेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, वो सब झूठी बातें हैं। वो चाहता तो उन कारीगरों को कैद करके रख लेता, अपने उसमें दरबार में रख लेता, तो वो सब झूठी बात है। स्टोरी ऐसी याद आ गई थी मुझे तो बता दिया। और एक है कि शाहजहाँ ने 1632 में पुर्तगालियों को हुगली में पराजित किया था। पुर्तगाली है ना, ये पुर्तगाल से आए थे, और ये एक तरीके से क्रिश्चियन होते हैं ना, ईसाई धर्म के ही होते हैं। तो हुगली कलकत्ता के अंदर पड़ती है, अपने कोलकाता में पड़ती है हुगली। इस हुगली के अंदर शाहजहाँ डिफीटेड द पोर्तुगीज एट हुगली इन 1632 एडी। 1632 एडी में इनको हराया था, और बहुत ही बर्बरतापूर्वक इनको हराया था। इनके जितने भी वो चर्च वगैरह थे उनको सबको तोड़ दिया था, और बहुत मतलब बर्बरतापूर्वक इनको मारा था और तोड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है अहमदनगर। अहमदनगर का भी विलय मुगल साम्राज्य में कर लेता है, ये याद रह जाए तो ठीक है, वरना वही बहुत है। ही मर्ज्ड अहमदनगर इन द मुगल एम्पायर, मतलब अहमदनगर को जीत लेता है और अपने मुगल एम्पायर के अंदर मिला लेता है। नेक्स्ट है, अच्छा ये अहमदनगर का पूछोगे आप, अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन 1652 एडी, तो 1662 में शाहजहाँ ने अपने पुत्र औरंगजेब को, ध्यान से सुनना, हुआ क्या था कि 1652 में शाहजहाँ ने अपने बेटे को वाइसराय बनाएगा दक्कन का। देखो, ये जो दक्कन है ना, ये अपने भारत के दक्षिण में पड़ता है। तो दक्कन, औरंगजेब को शाहजहाँ दक्कन का वाइसराय बनाएगा। वाइसराय का मतलब होता है, एक पोस्ट होती है सूबेदार की तरह, जैसे अभी सूबेदार होता है ना, वैसे सूबेदार की तरह दक्कन का सूबेदार बनाएगा या फिर वाइसराय बनाएगा शाहजहाँ। क्योंकि औरंगजेब उस टाइम बड़ा बेटा था, और औरंगजेब शाहजहाँ की नज़र में ठीक था, तो उसने वहाँ का वाइसराय बना दिया। और यही औरंगजेब इतना निकम्मा निकलेगा कि ये अपने पिता को 1657 के अंदर आगरा के किले में कैद करके रख देगा, कैद कर देगा, ठीक है, ताकि वो राजा बन सके। तो 1657 के अंदर देखो, 1652 में तो शाहजहाँ ने अपने पुत्र को औरंगजेब को दक्कन का वाइसराय बनाया था, ठीक है। फिर 1657 के अंदर शाहजहाँ को औरंगजेब आगरा किले में कैद कर देता है, ठीक है। देखो, लगभग उस टाइम पर आगरा और ये भारत का दक्षिण इलाका सब इन्हीं के अंडर में आते थे। तो जगह जगह जहाँ की उनके जो जीते हुए क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ का एक वाइसराय नियुक्त किया जाता है। वाइसराय का मतलब एज लाइक सूबेदार। तो अपने बेटे को वहाँ का दक्कन का वाइसराय नियुक्त किया था औरंगजेब को, ठीक है। फिर औरंगजेब ने 1657 के अंदर अपने शाहजहाँ को ही किले के अंदर कैद कर लेता है, और अब शाहजहाँ मरते दम तक उसको कैद करके रखता है। वो आखिर में मर जाता है, लेकिन 1657 के बाद में बाहर नहीं निकलने देता उसको। और 1657 में उसको कैद किया, 1666 में औरंगजेब शाहजहाँ मर गया था, जब तक उसको कैद ही रखा, ठीक है। इन 1657 एडी औरंगजेब इम्प्रिज्ड शाहजहाँ इन आगरा फोर्ट। फिर ये बात हो गई कि उसको वहाँ पर रखा, और ये विक्ट्री ऑफ डेक्कन, वाइसराय ऑफ डेक्कन आपको समझ गए होंगे। इन 1652 एडी शाहजहाँ मेड हिज सन औरंगजेब द वाइसराय ऑफ दक्कन। फिर एक छोटी सी बात है कि फ्रेंच यात्री इसके दरबार में आए थे, बर्नियर, ट्रेवनियर, और एक दो याद रह जाते तो ठीक है। वो शाहजहाँ के शासनकाल के वर्णन करते हैं, मतलब कि ये बताते हैं कि शाहजहाँ का ऐसा ऐसा। तो ये वहाँ के कोई यात्री थे विदेशी जो इसके दरबार में आए थे, और इन्होंने इसके पूरे एम्पायर का डिस्क्राइब किया है। यानी कि फ्रेंच ट्रेवलर फ्रेंकोसी बर्नियर, इटालियन ट्रेवलर निकोलस मुनिची ध्यान रखना है ना, मनुची हैव डिस्क्राइब्ड शाहजहाँ रीजन, और शाहजहाँ डाइड इन 1660 एडी, ठीक है, 1666 एडी, 1666 के अंदर इसकी मौत हो जाती है। तो ये सिंपल से कोई 5-7 लाइन पॉइंट अपने शाहजहाँ के बारे में आपको लिख के आना है। अब यहाँ पर औरंगजेब के बारे में थोड़ी स्टोरी बताता हूँ आपको। औरंगजेब क्या करेगा, अपने पिता को 1657 के अंदर आगरा किले में कैद कर देगा। वो परमानेंट वहाँ पर सलट गया, उनका काम बाहर नहीं निकलने देगा। और अब उसके बाद में एक्चुअल में जो देखो मैं बताऊँ आपको, इसने मुमताज़ महल के लिए जो वो ताजमहल बनवाया था शाहजहाँ ने, ठीक है। जो वो मुमताज़ महल थी, है ना, उस मुमताज़ महल के 14 बच्चे थे,
ठीक है, कितने बच्चे थे? 14, जिसमें से 7 तो मर गए थे और 7 ही जिंदा थे। समझ रहे हो? 14 बच्चे थे, उनमें से 7 ही जीवित थे। शाहजहाँ की बात कर रहा हूँ, शाहजहाँ के मुमताज़ महल, मुमताज़ के 14 बच्चे, 7 मर गए, 7 जिंदा थे। वो 7 में 4 तो ये कौन कौन? दारा, मुराद, शुजा और ये औरंगजेब। 4 तो ये बेटे थे, 4 तो बेटे थे और 3 थी बेटियां। रोशन आरा है ना, 2-3 बेटियों का नाम है, वो आखिर अपने कोर्स में है नहीं, लेकिन फिर भी बता दूं, रोशन आरा, जहां आरा, मुराद आरा, ये उन तीनों बहनों के नाम थे। तो चारों भाइयों के नाम तो ये रहे और तीनों बहनों के नाम वो। अब ये क्या करेगा कि ये जो औरंगजेब है शुरू से ही निकम्मा और ऐसा ही घटिया काम करता है ये। इसने पहले अपने पिता को एक तरीके से दबा के मार दिया और क्या दम घुट के मर गया और फिर घुट घुट के। उसके बाद में इसके चारों भाई जो हैं, चारों में एक खुद आता है, तो 3 भाइयों को मार के गद्दी पे बैठेगा। देख लो भलाई कि अपने भाइयों दारा, मुराद और शुजा को मार के स्वयं गद्दी पे बैठेगा। अब ये जो मारेगा ना, वो छोटी मोटी गद्दी पे बैठना ऐसा आसान नहीं था। तीनों को मारा कैसे? छोटे मोटे आपस में युद्ध होंगे, बरमत का युद्ध होगा, लेकिन वो आपके उतना कोर्स में लिखना नहीं है। ये सब युद्ध होंगे अलग अलग भाइयों से। इनमें कुछ बहन ही रोशन आ रही है, इनको कुछ हेल्प साथ देगी उनका, कुछ औरंगजेब का साथ नहीं देगी, और ऐसे कर के लड़ाई होती है। वो स्टोरी आपकी अपने कोर्स में नहीं है। इतना समझना है कि अपने तीनों भाइयों को मार के वो गद्दी पे बैठा था। ठीक है। और हाँ, मैं एक्चुअल में बताऊं कि 7 जिंदा थे। एक्चुअल में जो मुमताज़ महल है ना, जो मरी थी, वो मरी भी डिलीवरी के टाइम ही थी, 15वीं डिलीवरी हो रही थी उस टाइम, ऐसा मान लो कि वो मर गई थी। ठीक है, ये कुछ उसकी स्टोरी थी। फिर चलो इसके बाद में औरंगजेब तीनों भाइयों को मार के बैठ जाता है। तो इसके बाद में मैं आपको सेकंड पॉइंट बोलने से पहले थोड़ी औरंगजेब के बारे में थोड़ी स्टोरी बताता हूँ। औरंगजेब है ना, एक्चुअल में ये कट्टर मुसलमान था। ठीक है, सुन्नी मुसलमान था ये, कट्टर मुसलमान, और इसने इस्लाम को फैलाने की पूरी कोशिश की और इसके लिए जितनी भी बाधाएं आई उनको सभी तोड़ता हुआ चला गया। चाहे दूसरे धर्मों को कैसे ही करके इसने बहुत ज़्यादा धर्म परिवर्तन कराया। और कुल मिला के इसका एक ही टारगेट था कि मुझे कट्टर मुस्लिम रहना है और सब जगह इस्लाम को फैलाना है। ये इसका टारगेट था। ये ऐसा पहला ऐसा शासक बनेगा जो इस्लाम को लेके इतना मतलब वो है, क्रूर रहेगा इस्लाम को लेके। हिंदुओं के मंदिर तोड़वाएगा, हिंदुओं को कन्वर्ट करवाएगा, बहुत सारी इसकी स्टोरी है। मैं कुछ स्टोरी बताता हूँ आपको कि एक्चुअल में जो औरंगजेब है, इसने जैसे जैसे ये काम शुरू किया, लोगों के मंदिर को तोड़वाना या फिर कन्वर्ट कराना, धर्म कन्वर्ट करना, तो सभी ने इसका इस चीज़ के लिए विरोध किया। क्योंकि एक जो शासक होता है, एक जो राजा होता है, उसका एक रूलर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने एम्पायर के अंदर, अपने साम्राज्य में जितने भी धर्म है, जितने भी कास्ट है, उन सबका इक्वली मतलब उसको एक तरीके से माने, ये इसका रूल होता है। लेकिन ऐसा नहीं माना तो सभी ने इसका विरोध किया। जैसे शुरुआत होती है विरोध की कि ये इसकी इस बात को कुछ लोग जो डर के मारे उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जैसे कि मथुरा के जाटू ने इसका बहुत तगड़ा विरोध किया। और ये जो ऐसा बंदा था, पूरी बात सुनना, औरंगजेब क्या करता था, हिंदुओं के अपोजिट चलता था, तो उन्होंने भी इसके अपोजिट चला। कौन? जो मथुरा के जाट थे। मथुरा के जाटों का नेतृत्व कर रहा था गोकुल नाम का एक जाट, वो किसान हुआ करते थे। तो वो लोग इसने इसकी बात नहीं मानी, बोले नहीं तो ये सोच मत लेना कि हम तेरे मुस्लिम बन जाएंगे। वो क्योंकि जाट एक मार्शल कौम है, डरने वाली कौम नहीं थी, और इन्होंने इसका ज़बरदस्त मुकाबला किया। तो फिर औरंगजेब ने और क्या करा आपको पता है, इसने गोकुल को मरवा देता है। ठीक है, ये औरंगजेब गोकुल को मरवा देता है। लेकिन फिर उसके बाद में राजा राम आते हैं, तो उन्होंने ये करा कि अगर तेरे में इतनी हिम्मत है तो हमारे को बदल के बता। और वो धर्म वो अपना इसको चेंज नहीं होने दिया और उन्होंने अकबर की कब्र खोदी। देखो इसके उल्टे चले वो जाट। उन्होंने क्या करा, अकबर की कब्र खोदी। क्योंकि आपको पता है मुस्लिम के अंदर क्या होता है कि कब्र में दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। तो इन्होंने क्या करा, अकबर की कब्र खोदी और कब्र में जो हड्डियां मिली थी उनको जलाया, गोकुल के वहाँ मतलब सॉरी मथुरा के जाटों ने। तो मतलब ताकि ये इसको लगे कि तू अगर गलत चल रहा है तो हम भी तेरे गलत चलेंगे, क्योंकि तूने हमारे रूल को तोड़ा है तो हम तेरे रूल को तोड़ेंगे। तो इन्होंने अकबर की कब्र खोदी और अकबर की हड्डियों को जलाया था मथुरा के जाटों ने। जबरदस्त विद्रोह किया और जिंदगी भर इससे हार नहीं मानी उन्होंने। ठीक है, हालांकि आखिर में वो गोकुल को ही मरवा देता है, राजा राम को ही मरवा देता है ये औरंगजेब। ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन जिंदगी भर जब तक ये मरा, जब तक जाटों ने विद्रोह वैसे ही किया, हार नहीं मानी और कभी भी एक भी जना कन्वर्ट नहीं हुआ। फिर ये औरंगजेब जाता है सिखों के पास, सरदारों के पास, और सिखों को धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करता है।
ठीक है। सरदारों को धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करता है। सरदार भी एक मार्शल कौम है, मरई से नहीं डरने वाली, तो वो उन्होंने साफ मना कर दिया कि चाहे जो मर्जी कर ले, हम नहीं झुकेंगे, तो हमारे धर्म के आस्था के ऊपर तो सवाल नहीं खड़ा कर सकता। तो देखो, जो शाहजहां ने तो अर्जुन देव को मरवाए थे। अर्जुन देव जी गुरु जी 5वें गुरु थे सिखों के, और ये मरवा देता है तेग बहादुर जी को। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु है, ठीक है। ऐसे नंबरिंग से इनके गुरु होते थे। तो तेग बहादुर जी को ये मरवा देता है। कैसे कि तेग बहादुर जी ने कहा, साफ मना कर दिया कि तू कुछ ही कर ले, हम तेरी बात नहीं मानेंगे और हमारा धर्म सिख ही रहेगा, हम कन्वर्ट मुस्लिम इस्लाम नहीं होंगे, 1 से लाख नहीं, कुछ ही कर ले। तो फिर उन्होंने तेग बहादुर जी को दिल्ली ले जाके वहाँ पर सर कलम करवा दिया था तेग बहादुर जी का, ठीक है। ये भी इसने खूब सारे ऐसे गंदे काम किए, बहुत ज़्यादा। जब तक साम्राज्य करेगा, कन्वर्ट का काम करता रहेगा, खूब मंदिर तोड़ाएगा, ये सब बातें इसकी है। इसके बाद में कुछ बातें पढ़ते हैं अपन कि औरंगजेब जैसे शासक बना, वो असम, कूच बिहार, ये असम तो जानते हैं, कूच बिहार भी वेस्ट बंगाल में आता है, रंगपुर, कामरूप, ये मारवाड़ के राठौड़, इन सबको हरा दिया था। 2-3 बातें याद कर लेना, असम, कूच बिहार, रंगपुर, और मारवाड़ के जो राठौड़ है, मारवाड़ मतलब राजस्थान के मारवाड़, जो जोधपुर, ये हमारा अपना इलाका, इन सब राठौड़ों को इसने हरा दिया था। और राजस्थान मारवाड़ के अंदर जब इसने कंट्रोल किया यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर क्या करा, राजा जय सिंह जो है, ठीक है, इसने राजा जय सिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त कर दिया। क्योंकि जो ये जितने भी राजा, इनको हराने के बाद में क्या करते हैं, ये राजा इससे संधि कर लेते हैं, ठीक है भाई। हारने के बाद में जैसा औरंगजेब कहेगा वही होगा, क्योंकि औरंगजेब ने उनको हरा दिया। तो राजा एक जो था जय सिंह, ठीक है, राजा जय सिंह को इसने दक्कन का गवर्नर बनाया। ये राजा जय सिंह अपने आमेर का राजा है, ठीक है, और उसको इसने गवर्नर बना दिया। आमेर का राजा था कछुआ राजवंश में। फिर देखो अगली बात है कि अब ये जो राजा जय सिंह है, इस पर इस औरंगजेब का बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, और ये क्या करता है कि उस टाइम पर शिवाजी का, पता है आपको, साउथ के अंदर अपने शिवाजी का बहुत ज़्यादा प्रकोप था, एक खतरनाक इंसान थे, ये भी बहुत योद्धा थे। तो इन्होंने क्या करा कि पुरंदर की एक संधि हुई थी। ये जो राजा जय सिंह, थोड़ी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, कि जो ये शिवाजी हैं, यहाँ पर राजा जय सिंह को शिवाजी क्या करेंगे, शिवाजी उधर विद्रोह करते थे, मतलब उस टाइम पर उनका एम्पायर था, साम्राज्य फैलाते थे उस तरफ। तो इन्होंने शिवाजी से लड़ने के लिए राजा जय सिंह को भेजा शिवाजी के पास, ठीक है। तो राजा जय सिंह ने शिवाजी से क्या कर, लड़ाई ना करके शिवाजी से संधि कर ली, ट्रीटी कर ली कि हम बैठ के कर लेते हैं, क्यों लड़ेंगे वगैरह वगैरह। तो उन शिवाजी ने भी कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने वो संधि कहलाती है पुरंदर की संधि। ये पुरंदर महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो इसमें संधि हुई थी और राजा जय सिंह ने इसको करवाई थी। तो फिर शिवाजी ने संधि में ये रहा कि 23 किले, 23 किले का आगे राजा जय सिंह को दे दिए कि चलो अपने संधि हो जाती है, 23 किले मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर टुक प्लेस, अच्छा ये लिख लिया, ही अपॉइंटेड द किंग जय सिंह एज द गवर्नर ऑफ द दक्कन। और ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो महाराष्ट्र में पड़ती है, टुक प्लेस बिटवीन शिवाजी एंड किंग जय सिंह इन 1665 AD, 1665 AD में हुई थी, याद रखना। और शिवाजी गेव 23 फोर्ट्स टू किंग जय सिंह को 23 किले दे दिए, ठीक है। फिर 1686 AD के अंदर औरंगजेब ऑक्यूपाइड बीजापुर एंड 1687 के अंदर ऑक्यूपाइड गोलकुंडा। अब यहाँ पर क्या करेगा, अब यहाँ पर शिवाजी ने देखो यहाँ पर राजा जय सिंह को भेजा था। हालांकि थोड़ी स्टोरी बता दूँ मैं आपको। स्टोरी ये है कि राजा जय सिंह जाएंगे शिवाजी से संधि करने के लिए, मतलब युद्ध करने के लिए जा रहे थे वैसे तो, फिर ट्रीटी होगी, संधि होगी। फिर शिवाजी को ये राजा जय सिंह इतना पटा लेगा, इतना विश्वास कर लेगा कि शिवाजी को यहाँ पर औरंगजेब के दरबार में बुला लिया जाएगा। औरंगजेब की ये चाल है। तो जय सिंह क्योंकि जय सिंह के ऊपर शिवाजी का विश्वास हो गया था, क्योंकि ट्रीटी हो गई थी, संधि हो गई थी। फिर जय सिंह शिवाजी को बुला लेता है औरंगजेब के दरबार में। और यहाँ पर शिवाजी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, गरिमापूर्ण, क्योंकि शिवाजी बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े शासक थे, तो इनको एक अच्छी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। और फिर शिवाजी को वहाँ रिस्पेक्ट ना करा के शिवाजी को बंदी बना लिया जाता है। औरंगजेब अपने किले में उनको बांध के कैद कर देता है। फिर इन्होंने शिवाजी ने कोई बड़ी चालाकी से, अपने सहयोगियों की हेल्प से, जो भी कैसे कर करा के कोई चालबाजी करके यहाँ से निकल के भाग जाते हैं। वो बात आगे की स्टोरी है, जब शिवाजी अपन अगर पढ़ेंगे, हालांकि आपके कोर्स में हटिया शिवाजी, वरना शिवाजी अगर पढ़ते हैं तो इसके बाद की स्टोरी है वो, तो अभी उसको नहीं डिस्कस कर सकते। बहुत ही शानदार स्टोरी शिवाजी की, वो मैं आपको उस टाइम बता दूंगा, लेकिन अगर वो कोर्स में हुआ तो, लेकिन वो है नहीं आपके कोर्स में। चलो कोई बात, इतना छोड़ लेना कि शिवाजी ने 23 किले इसको दे दिए थे पुरंदर की संधि में। फिर औरंगजेब क्या करता है, अब किसी को नहीं भेजता, क्योंकि यहाँ पर जय सिंह को भेजा था, जय सिंह संधि करके आ गया, जबकि कोई फ़ायदा इसको हुआ नहीं। तो अब यहाँ पर औरंगजेब खुद जाता है
और बीजापुर ये कर्नाटक और तेलंगाना का जगह है, बीजापुर और ये गोलकुंडा तेलंगाना में पड़ता है, इसको औरंगजेब खुद हड़प लेता है। यानी कि 1686 के अंदर गोलकुंडा और बीजापुर, 1686 मतलब बीजापुर, और 1687 में गोलकुंडा पर अधिकार कर लेता है। इन 1686 औरंगजेब ऑक्यूपाइड बीजापुर एंड 1687 एडी ऑक्यूपाइड गोलकुंडा। ठीक है, इसके बाद में 2-4 बातें और औरंगजेब की लिख लेते हैं, उसके बाद में अपना मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टोरी बताई थी मैंने, अगर स्टोरी आपके माइंड में सेट है तो ये सब कुछ आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे कि देखो, औरंगजेब काल में हिंदू व्यापारियों पर 5% टैक्स लगा दिया। ये तो मैंने कहा था ना कि हिंदुओं पे चलता था, मतलब ज़्यादातर इसका काम था कि कैसे करके हिंदू ट्रेडर्स से इनको दबा लिया जाए और मतलब इनको गरीब पोर बना दूंगा, कंट्रोल में आ जाएंगे तो ये इस्लाम मतलब सामने हो जाएंगे। तो ड्यूरिंग हिज रीजन 5% एडिशनल टैक्स वॉज इम्पोज्ड ऑन हिंदू ट्रेडर्स। ये ओनली फॉर 5% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया था सिर्फ हिंदू व्यापारियों पर। ठीक है, और अकबर ने आपको पता है जजिया टैक्स हटा दिया था, ये वापस लगा देगा 1679 में। इश्यू में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा देता है। इन 1679 एडी जजिया वॉज इम्पोज ऑन हिंदूज, फिर लगा देता है, जो अकबर ने बंद कर दिया था। फिर एक चीज़ और है, देखो इनमें अकबर के टाइम से चलती आ रही एक प्रथा चली आ रही है कि जैसे कोई भी बड़ा राजा होता है ना, राजा कोई सा भी हो, वो जैसे अपनी जनता को झरों का दर्शन देते हैं। जैसा कि उसका घर बना हुआ है या फिर उसका जो महल बना हुआ है, उस महल में जो सामने जनता आ जाती है, फिर उनको जैसे हाथ हिला के जो कहता है वो झरों का दर्शन होता है। वो इन मुस्लिमों के अंदर, इनमें ऐसा मान लो इस्लाम के अंदर प्रथा चलती थी। तो अकबर काल से वो प्रथा चल रही थी, झरों का दर्शन। ठीक है, जो खड़े होकर हाथ हिलाने वाली। और संगीत, म्यूजिक बहुत चलता था। आपको पता है इनके दरबार में, खैर अपने कोर्स में था नहीं, वरना इनके अलग अलग अपन को वो भी पढ़ने पड़ता है कि किसके दरबार में कौन कौन से संगीतकार थे। तो वो संगीत खूब चला करता था इनके दरबार में। लेकिन इसने कहा, क्योंकि देखो औरंगजेब थोड़ा डिफरेंट है, एक ही तो शादी करता है। ठीक है, एक ही शादी करता है, और ये सब ये जैसे शराब पीना है, नशा पता बिल्कुल नहीं करता ये। और इसको म्यूजिक व्यूजिक का कोई शौक नहीं, अलग तरह का ये शासक है, क्रूर भी है वैसे। तो जनों का दर्शन रोक देता है, और जो डांस या फिर सिंगिंग जो भी सबको ख़त्म कर देता है, बोले ये सब नहीं चलेंगे यहाँ से। मुसलमानों के होते भी बंद करता है। तो मुसलमानों की प्रथा कौन सी बंद करता है ये औरंगजेब? एक तो जनों का दर्शन आज से नहीं होगा, और संगीत, इन पर रोक लगा देता है। ठीक है, ही बैंड द प्रैक्टिस ऑफ जनों का दर्शन एंड म्यूजिक विच वॉज प्रिवेलेंट फ्रॉम अकबर्स टाइम। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बात बताई दी थी कि 1688 के अंदर गोकुल के नेतृत्व में, कोई जाट था तो गोकुल के नेतृत्व में जाटों ने, और 1672 में सतनामियों ने, ये मैंने नहीं बताई बात। सतनामी भी एक तरीके से सेक्ट या फिर संप्रदाय है। ये भी अपना एक धर्म की तरह अलग संप्रदाय था। इनके नियम कायदे अलग हुआ करते थे, अपने सिर का मुंडन करा के रखते थे, इनका भी अलग रूल था। तो औरंगजेब की इन पर भी नज़र पड़ी, तो इसने सतनामियों को भी मुस्लिम में कन्वर्ट, इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। लेकिन सतनामियों ने भी इसका सामना नहीं, अपोज किया खूब। हालांकि खूब सतनामियों को मार देगा औरंगजेब, लेकिन ये सतनामियों ने भी इनका मुस्लिम धर्म में शामिल नहीं हुए। ठीक है, तो 1672 में सतनामियों का विद्रोह हुआ था, 88 के अंदर गोकुल वो जाटों का हुआ था। ठीक है, गोकुल के नेतृत्व, गोकुल आदमी का नाम है। ठीक है, ये मथुरा के जाट थे। फिर सिखों के गुरु तेग बहादुर जी, मैंने बता दिया आपको, औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, इस कारण उनको मार दिया इसने। सिख गुरु तेग बहादुर ऑल्सो रेज्ड वॉइस अगेंस्ट द अट्रोसिटीज ऑफ औरंगजेब, ही वॉज किल्ड फॉर दिस रीजन। मैंने आपको ये स्टोरी बता दी, तो अब आपके लिए बहुत नॉर्मल है। और इस तरीके से औरंगजेब जो एक क्रूर शासक था, ये 1607 के अंदर आपको बताई है, 1707 के अंदर औरंगजेब मर जाता है। और अच्छा हाँ, इससे याद है मुझे एक छोटी सी, मैं क्या बोलता सही हूँ, कभी कभी गलती हो जाती है। जैसे वो अपन ने वो जो कालिंजर का युद्ध लिखा था, मैंने बोला तो 1545 है, लिख 1645 दिया था ना, तो और 1545 कर देना, तो 44 नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था 1545 है, लिखा मैंने 1645 था, लेकिन बोला सही है, तो बोलने वाली बात सही है, 1545, 1545। ठीक है, अच्छा इस पर आते हैं अपन वापस। तो औरंगजेब लास्ट शासक होगा, क्योंकि औरंगजेब काफ़ी हिम्मत वाला शासक है, काफ़ी मुगलों के अंदर सबसे अच्छा शासक माना जाता है अकबर के बाद में, या फिर अकबर जैसा ही मान लो। इसके बाद में फिर कुछ नहीं है, अब सब निकम्मे रह जाएंगे, शासक आएंगे और मुगल खत्म हो जाएगी पूरी डायनेस्टी, या फिर मुगल एम्पायर खत्म हो जाएगा। 1707 के अंदर बहादुर शाह शासक बना था इसके मरने के बाद में, और इसके बाद में फिर वो अंग्रेज आ जाएंगे, और फिर वो अंग्रेजों की, ये क्या थी, अंग्रेजों की जो ऐसा मान लो जो लड़कियां होती है, फिर ऐसा मान लो कि जो अंग्रेजों में खूब सारे 2-3 नाम है, उनके संपर्क में आ जाते हैं, और इनके तरीके से इनका बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है, मुगल कॉन्टैक्ट पूरा ख़त्म, और इस तरीके से मुगल हो जाते हैं ख़त्म। ठीक है, फिर इसके बाद में जैसे कि बहादुर शाह मुगल तख्त पे बैठा, और उसके बाद में मुगल ख़त्म। एक मैंने आपको हर चीज़ बताई थी कि
जो भी अपन, जैसे अपन पिछली बार उनको 5 वंश पढ़े थे, उनका भी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था, मतलब उनका भी प्रशासन पढ़ा था, वैसे मुगलों का ही पढ़ेंगे अपन। तो मुगलकालीन प्रशासन एग्जाम के अंदर आता है। अगर आपको 2-4 पोस्ट याद रह जाती है तो अच्छी बात है। जैसे उनके अंदर वो होता था सुल्तान, इसमें होता है बादशाह, ठीक है, बादशाह तो शासन का अधिपति होता है, मतलब मेन हेड यही होता है। एम्परर ये क्या कहता है, चीफ कमांडर होता है, यानी एम्परर यूज टू द चीफ कमांडर। उसके बाद में पोस्ट होती है वजीर की, उसकी पोस्ट याद करनी है आपको। वजीर को कहते हैं वकील मुतलक, ठीक है, वजीर क्या कहते हैं, वजीर ए मुतलक, नाम याद करने पड़ेंगे। फिर एक होता है सदर मीरे समा, सदर मीरे समा, इस पर बताने की जरूरत नहीं है। सदर मीरे समा ये वित्त विभाग का प्रमुख होता है, मतलब एज लाइक फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वित्त मंत्री होता है सदर मीरे समा। 3 और चौथा होता है फौजदार, ये भी याद कर लेना, ये जिले का प्रमुख होता है। एक होता है कानून गो, ये पटवारियों का अधिकारी होता है, पटवारी होते हैं ना जमीन वगैरह नापने वाले, मेजरमेंट करने वाले, वो। तो सेकंड वजीर हो गया वकील मुतलक, ठीक है। तीसरा हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है सदर मीर ए सामा। फिर फौजदार हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कानून गो ऑफिसर ऑफ पटवारीज, हो गया। इसके बाद में ये 2-3 लाइनें और अगर याद रह जाती तो लिख देना, नहीं तो फिर ये 4-5 पोस्ट तो याद कर लेना, ज़्यादा नहीं तो, ठीक है। तो देखो प्रांतीय शासन सूबों में विभक्त था, जो अकबर के समय 15 थे और औरंगजेब के समय बढ़कर 21 हो गए। मतलब सूबे का मतलब होता है अलग अलग पोस्टों में, अलग अलग पोस्ट का मतलब कि यहाँ का सूबेदार बनेगा, यहाँ का दीवान बनेगा, ऐसे इसने डाइवर्ट करके थे अलग अलग स्टेट्स को। जितने भी राज्य थे ना, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इंटू सूबेज which were 15 in number of during the regions of Akbar's and increased to 21 during the region of औरंगजेब, ठीक है। उनमें 2-4 लिख देना, सूबेदार हैं, दीवान हैं, कोतवाल हैं। कोतवाल का मतलब इंस्पेक्टर, थानाधिकारी, ठीक है, यानी कि 2-3 सूबेदार, दीवान, कोतवाल यानी थानेदार आदि, इसमें कुछ पोस्ट हैं 2-4, ठीक है। जैसे अपन नहीं कहते क्या कि जिले के अंदर कलेक्टर होगा, फिर तहसील के अंदर तहसीलदार होगा, वैसे इनमें भी फिर नीचे गांव में जो ज़मीन आपका पटवारी होता है, इस तरीके से पहले भी हुआ करते थे, ठीक है। और इस तरीके से अपना मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है। और अब आपका जल्दी टेस्ट आने वाला है आज ही, इसके लिए तैयार रहना। संडे था इसलिए टेस्ट आज ही देना। आपके पास अभी मॉर्निंग में वीडियो आ गया तो आपके पास पूरा दिन पड़ा है, रिविजन करो अच्छे से, बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए टेस्ट के अंदर, ईमानदारी से। जैसे आपने टेस्ट पहला दिया था वैसे टेस्ट सेकंड देना, ठीक है। ओके।